हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोगों का श्रमिक क्लास में। चलिए आज देखते हैं जीके जीएस का सेट नंबर 57 देखेंगे। तो अपने साथ एक पेन और एक कॉपी जरूर रख लीजिएगा और सारे पॉइंट जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट क्वेश्चन रिलेटेड होंगे वो सारे के सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जैसे ईमानदारी से मेरे भाई, और सारे क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करते रहिएगा। दूसरे बच्चे क्या करते हैं, कॉपी में नोट कर देते हैं, कॉपी रख देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको डेली जो है रिवीजन करना है, क्योंकि पढ़ाई जो है खासकर जीके जीएस रिवीजन का चीज है। अगर एक महीना आप छोड़ देते हैं तो आपका आधा जो है जीके जीएस साफ हो जाएगा, इसलिए रिवीजन जो है बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और आज से जो रेगुलर जो है रोटेरिया का करेंट अफेयर जो वार्षिकी है, वार्षिकांक जो है 2021 का जो करेंट अफेयर है उसका सेट प्रैक्टिस जो है सेट I1 जो है डाल दिया गया है। तो आप लोग उसे जो है जरूर देख ले, और दरोगा के एग्जाम से पहले या लास्ट जो वीडियो आपके 18 सेट का 18 वीडियो होगा, उस एग्जाम से पहले एक बार जो है सारे वीडियो को 18 सेट का जो है एक बार जरूर देख लीजिएगा। यह आपको परीक्षा में बहुत हेल्पफुल साबित हो, क्योंकि दरोगा में अगर रिजल्ट दिलाएगा तो आपको करेंट अफेयर, क्योंकि लगभग 25 से 28 जो है करेंट अफेयर रहेंगे, ठीक है। उसमें करेंट अफेयर जितने भी टॉपिक आते हैं, जैसे 2-3 दिन पहले जो है प्रमुख जो है उत्सव और राज्य से रिलेटेड जो है वीडियो डाले थे, तो उसी पर जरूर देख ले, क्योंकि उससे भी आपका एक सवाल रहेगा कि हाल ही में कौन सा महोत्सव हुआ, किस राज्य में हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 57। तो आप जो है जरूर देखिए और एक बार रिवीजन कर लीजिए और बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, वीडियो रोक करके बनाने की कोशिश कीजिएगा कि आपका कितना तैयारी है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन कॉल परमिशन पर क्लिक जरूर कर दे, ताकि जितने भी क्लास होंगे, जितने भी वीडियो होंगे, सारे का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 57। देखिए क्या कहता है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। तो एग्रोनोमाई जो था यह क्या था, बने इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बात करते हैं एग्रोनोमाई। तो मौर्य काल में एग्रोनोमाई जो सड़क जो बनता था उसका एक मुख्य अधिकारी हुआ करता था, ठीक है। तो वह जो सड़क के जो मुख्य अधिकारी होते थे उसे क्या कहा जाता था, एग्रोनोमाई कहा जाता था। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सड़क का निर्माण अधिकारी। कौन था? सड़क निर्माण अधिकारी था। नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा मौर्य काल से संबंधित पहला पार्ट लिखिएगा कि मौर्य काल में गुप्तचर, जो गुप्तचर होते थे उसे क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था गूढ़ पुरुष। नोट कीजिएगा, ठीक है। इसमें 3 तरह का गुप्तचर का चर्चा है। एगो तो हो गया गुप्तचर गूढ़ पुरुष हो गया, और एक जगह जो रहकर करता था, मतलब एक जगह, नोट कीजिएगा, एक जगह रहकर मतलब स्थायी रूप से जो गुप्तचर का काम करता था उसे क्या कहा जाता था। तो नोट कीजिएगा, उसे संस्था कहा जाता था। क्या कहा था? मौर्य काल में संस्था कहा जाता था। और एक गुप्तचर ऐसा होता था कि मतलब एक स्थान पर निश्चित नहीं रह करके इस तरह को घूम घूम कर जो है गुप्तचर का काम करता था, ठीक है। तो उसे कहा जाता था, उसे क्या कहा जाता था, क्या कर करके, घूम कर, मतलब भ्रमण करके जो संचार करता था उसे क्या कहा जाता था। तो नोट कीजिएगा, पहला तो क्योंकि मौर्य काल में गुप्तचर विभाग को गूढ़ पुरुष कहा जाता है, ठीक है। एक जगह रहकर जो करता था उसे संस्था कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता था? संस्था। जो एक जगह रहकर करता था उसे क्या कहते थे? संस्था कहते थे। गूढ़ पुरुष हो गया, एक जगह रहकर संस्था हो जाएगा। और जो भिन्न भिन्न जगह जो घूमकर करता था, भ्रमण करता था, उसे क्या कहते थे? तो नोट कीजिएगा, उसे कहा जाता था संचार। क्या कहा जाता था? संचार कहा जाता था। नेक्स्ट पर लिखिएगा इसमें मौर्य काल में, कि मौर्य काल में जो है बिक्री कर जो वसूला जाता था वो उपज का 1/10 भाग होता था। 1/10 क्या भाग? 10 भाग जो है बिक्री कर के रूप में वसूला जाता था। अगर जो इसे नहीं देता था, नोट कीजिए, उसे जो है मृत्यु दंड, ठीक है, मृत्यु दंड की सजा था। कि अगर नहीं देते हैं कर 1/10 भाग बिक्री कर के रूप में वसूला जाता था मौर्य काल में, तो आप जो है मृत्यु दंड के हकदार, यहाँ पे मृत्यु दंड जो है दिया जाएगा, ठीक है। उसका लिखिएगा मौर्य काल में प्रशासन की जो सर्वोच्च अधिकारी होता था सेना के, उसे क्या कहते थे? सेनापति कहलाता था। क्या कहलाता था? सेनापति कहलाता था, ठीक है। मौर्य काल में प्रशासन के सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं। सबसे छोटी इकाई जो होता था, लिखिएगा, सबसे छोटी इकाई प्रशासन के
उसे क्या कहते थे, तो उसे ग्राम कहते थे। और ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे, लिखिएगा ग्रामिक। जो इसका मुख्य अधिकारी होता था उसे ग्रामिक के नाम से जाना जाता था। सबसे छोटी इकाई क्या होता था मेरे भाई, ग्राम होता था। ठीक है। और सैन्य विभाग का सर्वोच्च जो अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे, सेनापति कहते थे। और सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम थी, इसे क्या कहते थे, ग्रामिक। इसका मुखिया ग्रामिक होता था। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या था, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहते थे, सड़क निर्माण अधिकारी था। चलिए नोट कर लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए दूसरा सवाल, देखिए क्या कहता है। दूसरा सवाल कहता है गृहपति का अर्थ क्या होता है। बने इसका आंसर क्या हो जाएगा, गृहपति का अर्थ क्या होता है। तो गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। क्या होता है, धनी किसान। गृहपति का अर्थ क्या होता है, धनी किसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगर आपसे पूछे महाजनपद काल में, कि महाजनपद काल में किसमें, अगर आपसे पूछे कि महाजनपद काल में श्रेणियों के जो संचालक थे किसके, लिखिएगा श्रेणियों के संचालक। ठीक है। महाजनपद काल में श्रेणी के संचालक जो थे उसे क्या कहते थे, तो लिखिएगा उसे कहा जाता था श्रेष्ठीन। क्या कहा जाता था, श्रेष्ठीन कहा जाता था। बात करते हैं महाजनपद का, तो महाजनपदों का उल्लेख जो है कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, 16 का उल्लेख मिलता है। और इसकी जानकारी कहां से मिलता है, तो लिखिएगा इसकी जानकारी जो है अंगुत्तर निकाय से मिलता है। कहां से मिलता है, अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। तो गृहपति का अर्थ क्या होता है, एक धनी किसान होता है। चलिए अच्छे से नोट कर लीजिएगा, 2 का आंसर हो गया धनी किसान। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल देख क्या कहता है, बनाइए। तीसरा सवाल कहता है कि सुगौली की संधि कब हुई थी। देखिए बात करते हैं 1757 ईस्वी में। तो नोट कीजिए 1757 में क्या हुआ था, 1757 में हुआ अलीनगर की संधि। कौन सी संधि हुआ, अलीनगर की संधि जो है 1757 में होता है। 1816 में होता है सुगौली की संधि। कब होता है, 1816 में। किसके बीच होता है, तो नोट कीजिएगा यह जो है ईस्ट इंडिया प्लस किसके बीच होता है, नेपाल के बीच। कब होता है, 1816 में होता है। ठीक है। 1765 में कौन सी संधि होती है, तो नोट कीजिएगा 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि होती है, इलाहाबाद की संधि कब होती है, 1765 ईस्वी में होता है। अलीनगर हो गया, सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हो गया। 1846 में लिखिएगा इसमें होता है लाहौर की संधि। कौन सी, लाहौर की संधि जो होता है कब होता है, 1846 में होता है। कब होता है, 1846 में लाहौर की संधि होती है। तो क्वेश्चन था सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच होता है, 1816 में होता है। ये सारे संधि भी लिख कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में टपकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चौथा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, चौथा बनाइए। तो चौथा सवाल कहता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। ठीक है, यह कहेगा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, या मूल संविधान में कितना अनुसूचियां थी। मूल संविधान में, तो मूल संविधान में यह संविधान सभा प्रारूप समिति में कितना अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। प्रारंभ में 8 अनुसूची थी। ठीक है। पहला संविधान संशोधन लिखिएगा कि पहला जब संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, संविधान संशोधन 1951। ठीक है। इसके द्वारा जो है संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, 1951 में पहला संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुसूची जोड़ी गई, 9वां अनुसूची जोड़ा गया। उसका लिखिएगा उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद 52वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन जो होता है 1985 में होता है। और इसके तहत जो है कौन अनुसूची जोड़ी गई, 10वां अनुसूची। नोट कीजिएगा 10वां अनुसूची जो है वो काम जोड़ा गया 1985 में। 10वां संविधान संशोधन के 52वां संविधान संशोधन के तहत जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसी में जो है दल बदल से संबंधित जो चर्चा का उल्लेख है। चलिए दल बदल नहीं कर सकते हैं। उसका लिखिएगा 52वां हो गया।
10वां हो गया। उसके बाद लिखिएगा 73वां संविधान संशोधन। कब? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1992-93, ठीक है। अगर सिंगल डेट पूछेगा तो 93 में मारिएगा, ठीक है, क्योंकि अप्रैल में जो है अप्रैल जो है 1993 में जो है इसका प्रवर्तन हुआ था, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन जो 1992-93 के तहत संविधान में कानूनी सूची जोड़ी गई 11वां अनुसूची, ठीक है। 11वां अनुसूची कब जोड़ा गया? 1992-93 में। और कब? 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन लिखिएगा। 74वां संविधान संशोधन 1993, इसके तहत संविधान में जो है 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। कौन सा अनुसूची जोड़ा गया? 12वीं अनुसूची, नोट कर लीजिएगा। 12वीं अनुसूची जो है जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन के तहत। क्या अनुसूची? 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। तो संविधान सभा के प्रारंभ में 8वीं अनुसूची था और संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया उसमें कितनी समिति थी? 8 समिति था। यह जो टोटल जो जुटा वो लिख लीजिएगा। 51 में 9वां जुटा, पहला संविधान संशोधन द्वारा 52 में जुटा 10वां, 73वां संशोधन में 11वां अनुसूची जोड़ा और 74वां संशोधन के तहत जो है 12वां अनुसूची जोड़ा गया था। चलिए, तो 4 का आंसर हो गया आपका बी नंबर। चलिए 5वां सवाल देखते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है 5वां कि संविधान में किस अनुच्छेद में भारत के सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण जो दिए जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं तो धर्म, नस्ल, जाति, इसका उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, नस्ल, जाति से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, भेदभाव, नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 23 में क्या है कि आप जो है किसी भी व्यक्ति का जो है आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, खरीद बिक्री जो है नहीं कर सकते हैं और न ही कोई जबरदस्ती जो है काम करवा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 50, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 के द्वारा दिया जाता है। अनुच्छेद 350 में लिखिएगा यह राज्य का दायित्व होता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था जो है मातृभाषा में, प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा जो है मातृभाषा में उपलब्ध कराए। इसका जीव किस अनुच्छेद में है? 350 में है, ठीक है, इसमें है 350 के तहत है। चलिए अगर नेक्स्ट पर लिखिएगा, अगर आपसे कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक किस अनुच्छेद में है? नेक्स्ट पर लिखिएगा क्या बता रहे हैं? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण पूछेगा आपसे कि कार्यपालिका का न्यायपालिका, कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है यह किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 50 में। किस अनुच्छेद में है? 50 में है। उसमें लिखिएगा कृषि और, नेक्स्ट पर लिखिएगा अगर आपसे पूछे क्या? कृषि और पशुपालन संगठन, कौन? पशुपालन संगठन, यह किस अनुच्छेद में है? 48 में है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे पर्यावरण, 48A में क्या है? लिखेगा पर्यावरण, पर्यावरण एवं संरक्षक वन, इसका जिक्र जो है 48 के किस अनुच्छेद में है? 48 के ए में, ठीक है। लेकिन कृषि और पशुपालक जो है किस में है? 48 में है। सारे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एक और लिखिएगा, अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय शांति, अगर आपसे पूछे, यहां पर लिख देते हैं, नोट कर लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय, अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौता, सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इसका जिक्र जो है अनुच्छेद किस में है? 51 में। अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 51 के तहत है। तो सारे पढ़ कर लीजिएगा, परीक्षा में ये जो बार बार जो पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो संविधान में किस अनुच्छेद में भारत रत्न द्वारा भारत रत्न पद्म भूषण जो दिया जाता है इसका अलंकरण मिलता है? तो अनुच्छेद जो है 18 में मिलता है। चलिए नोट कर लीजिएगा फटाफट। छठा सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, छठा क्या कहता है? छठा सवाल कहता है पृथ्वी के किस भाग में निकेल की प्रधानता होती है? देखिए पृथ्वी के भूगर्भ को जो है, पृथ्वी का भूगर्भ जो है इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। स्विस द्वारा, जो स्विस नामक जो है वैज्ञानिक थे, इसके द्वारा इन्होंने 3 भाग विभाजित किया। कौन कौन था? लिखिएगा
तीन विभाग विभाजित किए। पहला जो भाग था वह सीमा था, और यह आपका था सियाल, और यह था क्या, नीफे। कौन सा था, नीफे था। सियाल उल्टा, सियाल बाहरी भाग था, उसके बाद सीमा, सियाल, सीमा और नीफे। केंद्र में जो था वह नीफे था। ठीक है, पूछता भी है कि इसका क्रम पूछेगा आपसे, तो पहले क्या हो जाएगा, पहले सियाल हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सीमा हो जाएगा, उसके बाद नीफे हो जाएगा। क्रोध में जो है नीफे हो जाएगा। पूछेगा आपको कि पृथ्वी का भूगर्भ विभाजन क्या है, उसका क्रम क्या है, सियाल है, सीमा, नीफे। उसके बाद देखिए सियाल में जो है किसका बहुलता होता है, तो लिखिएगा सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। ठीक है, सियाल में। सीमा में लिखिएगा इसमें आपका सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम Mg की प्रधानता होती है। नीफे की बात करते हैं तो नीफे में लिखिएगा एक तो हो जाएगा निकेल और फेरस, यानी निकेल प्लस क्या हो जाएगा, लोहा, इसकी प्रधानता होती है। और इसका विभाजन जो है सियाल, सीमा, नीफे के रूप में विभाजन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो वैज्ञानिक थे, तो लिखिएगा विभाजन जो किया गया वो वैज्ञानिक कौन था, लिखिएगा स्वेस। कौन वैज्ञानिक थे, स्वेस नामक वैज्ञानिक थे। तब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि पृथ्वी के सियाल, सीमा, सियाल, सीमा, नीफे हो गया, पृथ्वी के किस भाग में निकेल की प्रधानता होती है। देखिए निकेल की प्रधानता किस में हो जाएगा, निकेल की प्रधानता जो है केंद्र भाग में होता है, यानी नीफे में होता है। किस में होता है, नीफे में होता है। निकेल प्लस फेरस लोहा, तब आंसर क्या हो जाएगा, आसानी से मार सकते हैं क्या, निकेल। कौन सा, नीफे में। तो ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में बार बार पूछेगा, इसका क्रम पूछेगा, सीमा में कौन सा तत्व पाया जाता है, इसके केंद्र में कौन सा तत्व पूछेगा, सियाल में कौन सा तत्व जो है पाया जाता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न नोट कर लीजिएगा। तो 6 का आंसर हो गया आपका नीफे। चलिए 7वां सवाल देखते हैं। चलिए सवाल देखिए 7वां क्या कहता है। 7वां सवाल कहता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण हुआ। देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो लिखिएगा 180 डिग्री देशांतर को, कितना, 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, देशांतर को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किया जाता है, कहा जाता है। और इसका निर्धारण कब हुआ, 1984 में इसका निर्धारण हुआ। कब निर्धारण, इसका निर्धारण जो है 1984 में हुआ। अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर से कितनी बार विचली होती है, कहता अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री देशांतर रेखा से कितनी बार विचलित होता है, कितनी, लिखिएगा कितनी बार जो है विचलित होता है। एग्जाम में पूछा भी है कितनी बार विचलित होता है, तो नोट कीजिएगा 4 बार विचलित होता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री देशांतर रेखा से कितनी बार विचलित होता है, 4 बार विचलित होता है। और इसका निर्धारण कब हुआ था, 1984 में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, एकदम VBA मार लीजिएगा और अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सा है, लिखिएगा बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि। यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या है, समांतर है। अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का समानांतर कौन सी है, तो बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या है, समांतर है। उसको लिखिएगा 1 डिग्री देशांतर को पार करने में, 1 डिग्री देशांतर अगर पार करते हैं तो कितना समय लगेगा, 4 मिनट लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा, 4 मिनट। ठीक है, और 1 आवर में कितना लगेगा, 15 डिग्री, 1 घंटा में पार करने में 15 डिग्री का जो है समय लगता है। भारत का मानक समय जो है वो क्या होता है, कितना है, लिखिएगा 82.5 डिग्री है, ईस्ट है। और ये कहां से निर्धारित किया गया है, तो लिखिएगा गुजरता है इलाहाबाद के नैनी से। कहां से, इलाहाबाद के नैनी से। कितना, 62.5 डिग्री ईस्ट होता है। यहां पर आपसे पूछेगा, यह ध्यान रखिएगा,
1 घंटे में 15 डिग्री का जो है देशांतर का अंतर होता है। पूछेगा कि 2 घंटे का अंतर कितना होगा, ठीक है, 2 घंटा 60 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, या अभी का समय इतना है तो 2 घंटे बाद कितना होगा डिग्री में, यह समय पूछेगा। तो इस अनुसार से जो है 15 डिग्री में 1 घंटे का जो है होता है। तो इस तरीके से आप निर्धारण जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था, ठीक है। 180 देशांतर तिथि रेखा कहते हैं, निर्धारण 1984 में हुआ। कितनी बार अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से विचलित होता है, 4 बार, और ब्रिज अंतिम इसके समानांतर है। भारत का मानक समय जो है वो 82 डिग्री ईस्ट है, और ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। चलिए सर नोट कर लीजिएगा। चलिए 8वां सवाल देखते हैं। चलिए सवाल देखिए, 8वां सवाल कहता है कि भारत के किन 2 राज्यों में सर्वाधिक जो है गन्ना का उत्पादन होता है। तो सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कहां होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट पढ़ लिखिएगा। अगर पूछे दलहन में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, तो लिखिएगा दलहन में सर्वाधिक उत्पादन जो है मध्य प्रदेश का। सोयाबीन में भी किसका है, मध्य प्रदेश का होता है। तंबाकू पूछ ले, तंबाकू तो लिखिएगा यह सर्वाधिक जो है आंध्र प्रदेश में। कहां होता है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि आलू उत्पादन में भारत का स्थान, लिखिएगा आलू उत्पादन में भारत का विश्व में, मतलब कि भारत जो है विश्व में आलू के उत्पादन में, भारत आलू के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। विश्व में बात कर रहे हैं, कौन सा, विश्व में, वर्ल्ड में आलू के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, ठीक है। आलू के उत्पादन में दूसरा स्थान हो गया। अगर पूछिए आपके उर्वरक उत्पादन में कैसा, कौन सा स्थान है उर्वरक में, तो लिखिएगा उर्वरक में तीसरा स्थान है, ठीक है। पूरे विश्व में उर्वरक का जो उत्पादन होता है उसमें भारत का कैमा स्थान है, तो भारत का तीसरा उत्पादन है, स्थान है। उसको लिखिएगा। अगर आपसे पूछे मत्स्य में, किसमें पूछे, मत्स्य में पूछे, तो इसमें भी कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। मत्स्य में कौन सा स्थान है, मत्स्य में दूसरा, मत्स्य में दूसरा है, तंबाकू में तीसरा है। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, तंबाकू में क्या है, तीसरा। तंबाकू की बात कर रहे हैं कि मत्स्य के उत्पादन में दूसरा है, तंबाकू में जो है तीसरा है, उर्वरक उत्पादन में तीसरा है, और आलू के उत्पादन में भी क्या है, तीसरा है। लेकिन अगर आपसे पूछे चाय के निर्यात में, अगर आपसे पूछे, नोट लिखिएगा, चाय के निर्यात में, चाय का जो निर्यात होता है उसमें प्रथम स्थान है। अगर पूछे कि विश्व में जो सब्जी का उत्पादन होता है उसमें भारत का स्थान क्या है, तो सब्जी के उत्पादन में क्या स्थान है, भारत के दूसरा स्थान है। सब्जी उत्पादन में कौन हो जाएगा, दूसरा स्थान हो जाएगा। तंबाकू में हो जाएगा तीसरा, चाय के निर्यात में चौथा स्थान है। बात करते हैं दूध उत्पादन में, तो लिखिएगा दूध उत्पादन में जो है प्रथम स्थान जो है दूध में भारत का प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है। राज्य में बात करें, भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है दैनिक उपलब्धता भारत कितना है, तो लिखिएगा 375 ग्राम भारत में। अगर पूछे कि सर्वाधिक, भारत में पूछे कि सबसे अधिक दैनिक उपलब्धता तो चाय हो गया कि 375 ग्राम है, लेकिन पूछे कि भारत के किस राज्य में दूध सर्वाधिक जो है दैनिक उपलब्धता किस राज्य में नंबर 1 पर है, तो 1 नंबर पर लिखिएगा वो है पंजाब। कौन है, पंजाब। और यहाँ लिखिएगा पंजाब में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धता जो है वो कितना है, 800 ग्राम है। कितना है, 800 ग्राम जो है प्रति व्यक्ति है, ठीक है। पूरे भारत में जो है 375 ग्राम है। सबसे ज्यादा जो है पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध का जो है उपलब्धता है, दैनिक उपलब्धता। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो प्रथम स्थान पर पंजाब है। चलिए सारे नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन क्या था, भारत के किन 2 राज्यों में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है, तो आपका उत्तर प्रदेश प्लस कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर सवाल देखते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, 9वां कहता है संवेग कैसे मात्रक क्या होता है। तो देखिए संवेग क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो संवेग कैसे हो जाएगा, बी। लेकिन एम्पियर केस का है, तो लिखिएगा विद्युत धारा। उसके बाद अगर आप पूछ लिए प्रतिरोध का, तो लिखिएगा ओम।
प्रतिरोध का क्या है, ओम जो है, प्रतिरोध कैसे मात्रक, ओम मतलब धारा का एम्पियर। चलिए कार्य किसका लिखिएगा, जूल का, जूल जो है कार्य कैसे मात्रक, ठीक है, कार्य कैसे मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख लीजिएगा, ये किसका है, न्यूटन प्रति मीटर किसका है, लिखिएगा यंग प्रत्यास्था गुणांक किसका क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। सारे नोट करिएगा, परीक्षा में पूछता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगर आपसे पूछे दाब का क्या होता है तो लिखिएगा दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगर आपसे पूछे ज्योति तीव्रता का क्या होता है तो लिखिएगा इसका क्या होता है, कैंडेला होता है। लेकिन अगर पूछिए आपसे ज्योति फ्लक्स का, अगर आपसे पूछे ये ज्योति फ्लक्स इसका क्या होता है तो लिखिएगा इसका जो होता है ल्यूमेन होता है। क्या होता है, ज्योति फ्लक्स का क्या होता है, ल्यूमेन। क्या होता है, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होगा, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा, ठीक है। उसका लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का पूछ लिया, अगर आपसे पूछे चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है, लिखिएगा टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। तो संवेग कैसा मात्रक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नोट कर लीजिए सारे पॉइंट। 10वां सवाल देखते हैं। चलिए देखिए सवाल क्या कहता है, इस पर कहता है हाइड्रोजन कितने समस्थानिक, देखिए हाइड्रोजन कितने समस्थानिक है, 3 सवाल, कितने समस्थानिक है तो लिखिएगा 3 समस्थानिक है। कौन सा है, H1 लिखिएगा, H2 और H1 हो गया, उसके बाद H1 H2 लिखिएगा और H1 3 लिखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होगा मेरे भाई, 3 समस्थानिक हो गया। यह पहला क्या हो जाएगा, लिखिएगा इसे कहा जाता है प्रोटियम। क्या कहा जाता है, प्रोटियम। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ड्यूटेरियम, और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ट्राइटियम। कितने समस्थानिक होगा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए, ठीक है। इसमें लिखिएगा, इसमें कोई जो है लिखिएगा पूछता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ड्यूटेरियम यह भारी जल का निर्माण करता है, भारी जल का निर्माण करता है। इसका सूत्र जो है D2O होता है और इसका अनुभार पूछता है, लिखिएगा इसका अनुभार कितना होता है, 20 होता है। उसके बाद लिखिएगा इसका जो है रिएक्टर में जो है काम आता है, रिएक्टर में किस रूप में जो है, विमंदक के रूप में, यानी यह क्या करता है, न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है, यह धीमा कर देता है, ठीक है। न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने का विमंदक के रूप में जो है, बंधक के रूप में जो है काम किया जाता है, किसका, यह किया जाता है ड्यूटेरियम को किया जाता है। ट्राइटियम लिखिएगा यह जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ है, पूछता है कि हाइड्रोजन कौन सा समस्थानिक जो रेडियो एक्टिव है तो वह कौन सा है, ट्राइटियम। नोट कर लीजिएगा ट्राइटियम है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन कितने समस्थानिक हो गए, हाइड्रोजन का समस्थानिक हो गया 3, आंसर हो जाएगा बी। सारे पर नोट कर लीजिएगा। यह रेडियो सक्रिय तत्व है, लिखिएगा यह रेडियो सक्रिय तत्व है, पूछता है। सारे पर नोट कर लीजिएगा तीनों के बारे में। चलिए इसमें एक न्यूट्रॉन जो है नहीं पाया जाता है। चलिए 10 का हो गया। 11वां सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 11 में कहता है कि क्राइन ग्रंथियां का मुख्य कार्य क्या, देखिए क्राइन ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है पसीना का उत्पन्न करना, शरीर के जो बाहरी सतह होता है उस पर पसीना का उत्पन्न करना, ताकि जो होता है पसीना का वाष्पीकरण हो सके और त्वचा जो है वो गीली, त्वचा क्या हो, ठंडा रह सके, ठीक है। तो इसके लिए जो है मुख्य काम करता है क्राइन ग्रंथि करता है, तो आंसर हो जाएगा क्या, पसीना उत्पन्न करना, ठीक है। चलिए जिससे त्वचा क्या हो, ठंडी हो सके। वृद्धि हार्मोन, चलिए एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। मानव शरीर के शरीर में O2 का संवहन जो होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा जो होता है। मुख्य शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ढोने का काम करता है, ठीक है।
बात करते हैं प्लाज्मा, तो प्लाज्मा जो है रक्त का ही क्या है, एक भाग होता है प्लाज्मा। वसा, यह शरीर में ऊर्जा देने का करता है, काम करता है वसा। और वसा क्या करता है, वसा हमारे शरीर के अंदर जो है आंतरिक, आंतों के नीचे जो है जमा होता है, और यह जो है चोटों से, आघातों से बचाता है। शरीर में जब कोई टूच लगता है, आघात लगाता है, या जो तोंदी निकल जाता है, उस समय जो किसका काम होता है, वसा का। शरीर में अगर वसा अधिक हो गया, फैट की मात्रा, क्या हो जाएगा, मोटे हो जाएगा, चर्बी के रूप में जो है नीचे जमा हो जाता है, ठीक है। और बाहरी आघातों से बचाने का काम करता है, वसा करता है। तो हमारा शरीर में O2 का संवहन हीमोग्लोबिन की तरह होता है, और इसमें कौन सा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। चलिए, तांबा नहीं, लोहा। कौन हो जाएगा, लोहा तत्व जो है, आयरन की मात्रा पाया जाता है। तो आंसर हो गया आपका C नंबर। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है रूट लाइट ऑफ द मेमोरी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वीर साध्वी। किसके द्वारा लिखा गया है, वीर साध्वी के द्वारा जो है लिखा गया है। तो सर लिखेगा अभिजीत बोस का जो पुस्तक है क्या लिखेगा, इसका लिखेगा, इसका पुस्तक क्या है, द कपिल शर्मा स्टोरी। द कपिल शर्मा स्टोरी किसका है, अभिजीत बोस का। किसका है, अभिजीत बोस का। तो इसके लिखिएगा बैक टू द रूट्स। तमिया भटिया का क्या है, बैक टू द रूट्स किसका है, यह है तमन्या भाटिया और लुई का है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि रूट लाइट ऑफ द मेमोरीज के लेखक कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा वीर साध्वी। कौन हो जाएगा, वीर साध्वी हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल का आता है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ, यह हुआ पुणे में। कौन हो जाएगा, पुणे। अगर पूछे कि भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो लिखिएगा वह कौन हो जाएगा, परम सिद्धि। कौन हो जाएगा, परम सिद्धि हो जाएगा। और विश्व के जो कंप्यूटर है 500 कंप्यूटर में, इसे हाल ही में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 89वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। चलिए सारा पढ़ कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, 15वां सवाल कहता है कि होस्लेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है। देखिए होस्लेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर जो है ये कहाँ है, हेलेबीड में। कहाँ है, हेलेबीड में, हेलेबीड में अवस्थित है। फतेहपुर सीकरी में लिखेगा, फतेहपुर सीकरी में किसका है, तो लिखेगा शेख सलीम चिश्ती। कौन है, शेख सलीम चिश्ती। इसका कहाँ है, दरगाह, तो लिखेगा फतेहपुर सीकरी में। अजमेर में कौन है, दोनों खूब पूछता, तो लिखेगा मुइनुद्दीन चिश्ती का। मुइनुद्दीन चिश्ती का फतेहपुर सीकरी यानी फतेहपुर में। गांधीनगर में क्या सा मंदिर, तो लिखेगा यहां पर जो है नारायण स्वामी मंदिर। कौन सा मंदिर है, नारायण स्वामी मंदिर जो है वह कहां है, स्वामी नारायण मंदिर। स्वामी नारायण मंदिर जो है कहां पड़ता है, गांधीनगर गुजरात में है। इसी मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, तो लिखिएगा इसी मंदिर को अक्षरधाम मंदिर के नाम से जाना जाता है, गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि श्री वरदराजन मंदिर, अगर आपसे पूछे कि श्री वरदराजन मंदिर, ये अक्षरधाम नहीं, श्री स्वामीनारायण मंदिर हो गया। श्री वरदराजन मंदिर को कहा जाता है अक्षरधाम मंदिर। क्या कहा जाता है, अक्षरधाम मंदिर के नाम से जाना जाता है। श्री वरदराजन मंदिर को क्या कहा जाता है, श्री वरदराजन मंदिर को ही अक्षरधाम मंदिर के नाम से जो है जाना जाता है। और यह कहां अवस्थित है, उल्टा हो गया, रुकिए, लिखिएगा श्री वरदराजन मंदिर जो है यह कहां पड़ता है, यह है आपका कांचीपुरम। कहां है, कांचीपुरम में। कहां, कांचीपुरम में। श्री वरदराजन मंदिर जो है वह कांचीपुरम में पड़ता है। और किस भगवान का है, तो विष्णु भगवान का है, ठीक है। और गांधीनगर में स्वामीनारायण मंदिर है, इसे कहा जाता है अक्षरधाम। सही लिखे थे, अक्षरधाम मंदिर, ठीक है। किसे कहा जाता है, गांधीनगर में जो स्वामीनारायण का मंदिर है इसे ही अक्षरधाम का मंदिर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद
श्री वरदराजन मंदिर जो है कांचीपुरम में किस भगवान के लिए है? विष्णु के लिए है, नोट कर सुधार लीजिएगा। उसके बाद सास बहु मंदिर पूछिए, सास बहु मंदिर पूछेगा तो लिखिएगा, ये भी कई बार पूछ चुका है कि सास बहु मंदिर जो है कहाँ अवस्थित है, तो लिखिएगा सास बहु मंदिर कहाँ है? उदयपुर में, उदयपुर में। और त्रिमूर्ति जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का मूर्ति जो है यह कहाँ अवस्थित है? लिखिएगा यह जो है एलिफेंटा की गुफा में। कहाँ है? यह कई बार पूछा है, एलिफेंटा की गुफा में। एलिफेंटा की गुफा में कौन सा मंदिर है? त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है, ठीक है। गांधीनगर में स्वामीनारायण मंदिर से अक्षरधाम मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद श्री वरदराजन मंदिर कांचीपुरम में है, विष्णु से भगवान से है। सासबाहु मंदिर जो उदयपुर में, फतेहपुर सिकरी शेख सलीम चिश्ती और अजमेर में मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। सारे पर नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? 16 नंबर सवाल कहता है नीरू स्वामी पिल्लाई का संबंध किससे है? बनाइए इसका आंसर, सारे पर नोट कर लीजिएगा। तो देखिए नीरू स्वामी पिल्लाई का संबंध जो है नाद स्वरम से। किससे बजाते हैं? नाद स्वरम से। उसके बाद सरोद कौन बजाते हैं? लिखिएगा सरोद का संबंध किससे है? अजमद अली से। अमजद अली क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा सितार कौन बजाते हैं? तो सितार लिखिएगा विलायत खां। विलायत खां का संबंध जो है सितार से है। उसका लिखिएगा एस बालचंद्रन, ये क्या बजाते हैं? बीना बजाते हैं। उसके बाद लिखिएगा बीजी जोग का संबंध किस वाद्य यंत्र से? लिखिएगा बीजी जोग का संबंध किससे है? तो ये बजाते हैं क्या? वायलिन। सारे वाद्य यंत्र लिख लीजिएगा, अच्छे से बराबर पूछता है परीक्षा में। उसके बाद लतीफ खा, उसके बाद अल्लाह रखा खा क्या बजाते हैं? अल्लाह रखा खा क्या बजाते हैं? तो लिखिएगा तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं मेरे भाई? तबला बजाते हैं। बीजी जोग जो है वायलिन बजाते हैं। उसके लिखिए पन्नालाल घोष क्या है? पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं? तो लिखिएगा पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? बांसुरी से है। किससे है? बांसुरी से। उसके बाद पालाधार रघु, पालाधार रघु क्या बजाते हैं? तो लिखिएगा तबला। पालाधार रघु का संबंध किससे? पालाधार रघु का संबंध किससे है? पालाधार ये मृदंगम बजाते हैं। क्या बनाते हैं? मृदंगम। पालाधार रघु क्या बजाते हैं? मृदंगम बनाते हैं। लतीफ खां का संबंध, इनका संबंध है तबला से। इनका संबंध क्या है? तबला से। हरिप्रसाद चौरसिया जो है लिखिए यह भी क्या बजाते हैं? यह बजाते हैं बांसुरी। क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं, ठीक है। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो नीरू स्वामी पिल्लाई का संबंध किससे है? नाद स्वरम से है। यह परीक्षा में बार बार पूछता है किसका वादक कौन है, तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए 17वां क्या कहता है? 17वां सवाल कहता है कि दो विलयनों को आइसोटोनिक कब कहा जाता है? जब दो विलयन में जब उनका प्रसारण दाब जब समान होता है, इक्वल होता है, तब उन्हें जो है आइसोटोनिक कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए वाला, जब उनका प्रसारण दाब क्या हो? समान हो। चलिए सवाल देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा जानवर जो है रेशे को नहीं पचाता है? रेशा को अच्छी तरह जो नहीं पचा पाता है। अच्छी तरह जो है हाथी पचाता है, गाय पचा लेता है, बकरी पचा लेता है, सुअर जो है नहीं पचा पाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सुअर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट में क्या कहता है? नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुजी का पूर्वी और पश्चिमी गलियारा किसे जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है इसका पूर्वी और पश्चिमी गलियारा किसी आपस में जोड़ता है? तो नोट कीजिएगा, यह सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। नोट कर लीजिएगा। चलिए 20वां लास्ट सवाल देखिए, भूमि में स्वतः नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, किसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जो मुख्य जीवाणु जो होता है वो कौन होता है? वह एजोटोबैक्टर होता है। कौन होता है? एजोटोबैक्टर जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो हमारे भाई आज का महत्वपूर्ण क्लास और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। जब स्टडी रिलेटेड ग्रुप वहां तक वीडियो जरूर पहुंचा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट देखे और अपनी तैयारी जो है और बेहतर कर सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।